लग गया। इसका मास m2 है, वो किस पे है? रेस्ट पे है। ये बॉडी आपस में क्या होगी? कोलाइड हुई। कोलाइड होने के बाद से कोलाइड होने के बाद से क्या ये दोनों आपस में चिपक गई? m1 और m2 और क्या एक सेम वेलोसिटी से मूव करने लगेगी? देखो इधर एक के पास u1 वेलोसिटी है, एक रेस्ट पे, तो u2 0 है। दोनों कोलाइड हुई। कोलाइड होने के बाद से क्या होगा? दोनों आपस में चिपक गई और दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करने लगे। तो क्या हुआ ऐसा? इसी कोलिजन का नाम तो हमारा क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के वेलोसिटी से ही मूव करने लगे, परफेक्टली इलास्टिक। तो मोमेंटम तो कंजर्व होता है ना इसमें, मोमेंटम सब में कंजर्व होता है। इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस मैक्सिमम होता है, बड़ा मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आपसे पता है क्या क्वेश्चन पूछेगा? क्या हमें नहीं पता? क्या वो वेलोसिटी नहीं पता है? सब तो पता है। अरे किस वेलोसिटी से मूव करेगा यही तो नहीं पता है। तो ये भी तो निकालने के लिए आपसे पूछेगा। या मान लो मैंने पूछा काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हुआ, ये पूछ सकता हूँ, या उसका रेशियो पूछ सकता हूँ। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछूंगा। जो अननोन है, जो नोन है वो तो तुम्हें पता है, m1 u1 m2 इधर का सब पता है, क्योंकि बिफोर कोलिजन है। लड़ने के बाद कहानी बदली होगी, तो बदल के यही तो चेंज हुआ है, m1 m2 थोड़े चेंज हुआ है। तो ये पूछूंगा। अब वो बदलेगा तो काइनेटिक एनर्जी बदलेगी, और काइनेटिक एनर्जी तुम्हें पता है किसमें लॉस होता है, तो लॉस होता है तो कितना होता है ये पूछ सकते हो। यही ना, दो चीज आओ निकालते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो तय है इसमें, वो सब में होता है। तो सर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं, कुछ मिलेगा तो एक इक्वेशन तो बन ही जाएगा। एक इक्वेशन से तो कुछ ना कुछ एक ही चीज निकालना ही है। अरे सर बी तो निकालना है, एक इक्वेशन बी निकालना है, मिल गया, खत्म एक ही से। तो सर क्या लिखेंगे? m1 u1 प्लस m2 u2 कितना है? तो u2 है नहीं, जीरो। लड़ा तो m1 प्लस m2 इनटू में क्या हो गया? v तो निकालना है। देन v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? m1 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू में u1। तो u1 लिखना जरूरी? अच्छा चलो लिख लो, समझ में आएगा आपको, पहले वाली बॉडी का समझे? मिल गया जी। यही तो एक अननोन क्वांटिटी थी भाई मेरे। दूसरा मैंने आपसे पूछा क्या पूछ सकता है? काइनेटिक एनर्जी कितना लॉस हुआ। तो अब एक लॉस कैसे समझा जाएगा? जैसे मान लो तुम्हारे पास 100 रुपया था, ठीक है, और तुमने खर्च कर दिए कहीं पे, कितने रुपए का लॉस हो गया? क्या माइनस में आया? हुआ ना? अरे ऐसे समझो, जैसे मान लो टेम्परेचर कहीं पे है 100 इनिशियली, और फाइनली हो गया 200, तो टेम्परेचर बढ़ा है ना, तो फाइनल माइनस क्या करेंगे? तो फाइनल कितना है और इनिशियल कितना है, तो कितना हुआ? 100 बचा। अच्छा अगर मैं बोलूं कि ये चेंज हो गया, ये इनिशियल हो गया और ये क्या हो गया, अब बोलो तो क्या टेम्परेचर फाइनल कितना है 100 और इनिशियल कितना है, तो क्या -100 होगा? लॉस का मतलब माइनस आना चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो रूल पता है फाइनल माइनस इनिशियल करना, ठीक है। अब मान लो अगर मुझे लॉस को प्लस में रखना है, क्योंकि लॉस अगर मान लो पैसे में मैं बोलूँ 20 रुपए का लॉस हुआ है, तो 20 रुपए का लॉस हुआ है, तो इसका मतलब मैंने इनिशियल में से किसको घटाया होगा,
ज्यादा में से कम, तब ना प्लस में तुम्हारा लॉस आ रहा है, नहीं तो लॉस तो माइनस में आना चाहिए था ना। समझ रहे हो इतनी बात? इसका मतलब मुझे किसका निकालना है लॉस? काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो भाई क्या लिखेंगे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस, बस खत्म, दोनों तुम्हें पता है, फाइनल निकाल देते हैं। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब बिफोर कोलिजन, बताओ कितना होगा? हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसका तो जीरो होगा ना, क्योंकि वेलोसिटी है ही नहीं सर, तो जीरो होगा, लड़ गया क्या ये? अब पोजीशन के बाद की कहानी है, तो कितना होगा? ये जीरो है। हाफ, ध्यान देना ये माइनस है, हाफ m1 प्लस m2 इनटू में v स्क्वायर, यही है ना भाई? ध्यान से देख लीजिए। अब बताइए, ये हमारा लॉस निकल रहा है, तो सर इसमें हम क्या कर सकते हैं? सर v की वैल्यू रख सकते हैं, मिला है क्या हमें? देखिए ध्यान से, v मिला है ना, रख दें। v की वैल्यू के लिए तो हम रखते हैं, चलो अब बताओ, यहाँ पे m1 u1 स्क्वायर जैसे छोड़ दीजिए, ये जीरो है, हटा दो इसको, इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हाफ m1 प्लस m2 छोड़ दीजिए, और सर v स्क्वायर की जगह पे ये रख दीजिए, बताइए कितना है? m1 अपॉन m1 प्लस m2, और इनटू में क्या है? u1, और सबका देखो स्क्वायर है ना, तो क्या u स्क्वायर हुआ, तो ये v स्क्वायर, ये v स्क्वायर, और u1 का, समझे हो? तो क्या यहाँ से एक टर्म कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा? अब दोनों से हाफ कॉमन ले ले, हाफ कॉमन हो गया, m1 यहाँ भी है, m1 यहाँ भी है, क्या m1 कॉमन हो गया? u1 यहाँ भी है, दिख रहा है? तो यहाँ क्या बचा? यहाँ का तो सब कॉमन हो गया, तो क्या बचा? 1 माइनस बचा, यहाँ पे m1 से कॉमन चला गया है, तो एक m1 बचा है ना भाई मेरे, अपॉन में कितना है? m1 प्लस m2, और एक u1 नहीं है, सब u1 स्क्वायर बस m1 ऊपर एक बचेगा, और नीचे m1 प्लस m2, ठीक है? तो इसको सॉल्व कर सकते हो ना, 1/2 m1 u1 स्क्वायर, सर ये कितना होगा? तो ये होगा सर m1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस, क्या m1 से m1 कट जाएगा, देन कितना हो जाएगा? हाफ m1, और ऊपर देखो, इसको ऐसे लिखता हूँ, ऊपर वाले टर्म को पहले लिखो, m1 हो गया, और नीचे क्या बचा है? m1 प्लस, हो गया। अभी एक सर ऊपर u1 बचा है, ठीक है, और ये बचा है, कैसे लिखा जा सकता है? कैसे? हाफ, ठीक है सर, m1 ठीक है सर, m2 ठीक है, m1 प्लस m2 ठीक है, बचा क्या? ये से याद रहता है इसलिए लिखा है, नहीं तो ऐसे लिखेंगे हौच पौच होगा, ठीक है? तो ऐसे लिखिए, ये वैल्यू नहीं, तो ये वैल्यू निगेटिव है कि पॉजिटिव है? पॉजिटिव है ना, तो लॉस ही होगा ना। अगर ये वैल्यू निगेटिव आती तब गेन हो जाता, क्यों? क्योंकि तुमने किसमें से किसको माइनस किया है, तो इनिशियल ज्यादा रहा होगा, और फाइनल क्या है? तभी तो आंसर प्लस में आ रहा है। अगर ये माइनस में आ जाता तो लॉस क्या होता? लॉस नहीं, गेन कहलाता, समझ रहे हो? ये काइनेटिक एनर्जी का लॉस। क्लियर? हो सकता है मैं ये रेशियो पूछते हैं, चलो वो भी निकाल देंगे, पहले नोट कर लेते हैं, मिटाऊंगा। बहुत आसान है, आप बस कोलिजन का वही मेन आपके लिए कॉन्सेप्ट, क्या लॉस है क्या गेन है, वो चीज स्टार्टिंग वाला जो पढ़ा है वो याद है, उससे आप सब निकाल लो।
हो गया क्या भाई? यस सर। चलो ठीक है, आगे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो देखो थोड़ा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इससे भी तुम बता सकते हो कि लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है, ठीक है। बट ये हम इसलिए निकालना है, कहीं कहीं पे क्वेश्चन में रेशियो में ही पूछता है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, दोनों फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये तुमने नीचे लिख रखा है, उठा के रख दो भाई। फाइनल कितना है बोलो, हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर, और सर इनिशियल कितना है, हाफ m1 v1 स्क्वायर। सर 1/2 से 1/2 खत्म। यहाँ बताओ m1 प्लस m2 बचा है, ध्यान से देख लो, m1 प्लस m2 बचा है, नीचे क्या बचा है, m1 बचा है। सर यहाँ पे क्या बचा है, v स्क्वायर, और नीचे क्या बचा है, v1 स्क्वायर। अच्छा v स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली थी, याद है क्या? v स्क्वायर की वैल्यू ये थी, बस स्क्वायर नहीं था, m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, ठीक है, याद रखो इसकी वैल्यू, रखते हैं वैल्यू m1 प्लस m2 अपॉन m1, जैसे चल रहा है चलने दीजिए। आइए b की जगह पे वैल्यू रखिए, क्या है, m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू में है u, वही 1, u1 स्क्वायर नहीं, ओनली u1 था, अपॉन में नीचे क्या चल रहा है, u1 स्क्वायर। अच्छा आप सुनो, यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो इन सबको भी क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर। ये अभी बाद में करना है, हमने आपसे बस v1 की वैल्यू पूछी है, v की वैल्यू पूछी थी, स्क्वायर कर देते हैं। सर ऊपर वाला अलग कर लीजिए, नीचे वाला अलग, तो ये स्क्वायर और ये भी क्या होगा, स्क्वायर, क्योंकि पूरे v का स्क्वायर था, तो v का स्क्वायर हो गया। अब बताओ m1 से क्या एक m1 कट जाएगा, क्या m1 प्लस m2 से एक m1 प्लस m2 कट जाएगा, और u1 स्क्वायर से तो ओनली क्या बचा, m1 प्लस m2, ये यही बचा। अब सुनो बस देखो थोड़ा ध्यान से, क्या तुम्हें यहाँ समझ में आ गया कि लॉस है कि गेन है, मुझे समझ में आ गया। डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है, ज्यादा, न्यूमरेटर कम है ना। अरे m1 10 है तो 10 में कुछ जुड़ेगा ही ना, घटेगा तो है नहीं सर, क्योंकि मास तो नेगेटिव होता ही नहीं है, तो 10 सर अगर कुछ जुड़ेगा तो 12 होगा, 11 होगा, ऐसे ही होगा, 10 पॉइंट समथिंग होगा, ज्यादा ही है। और ज्यादा से कम में डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमेशा छोटी आएगी, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, ज्यादा नहीं हो रहा है। 0 पॉइंट में कोई चीज मल्टीप्लाई होगा तो कम हो रहा है। अरे भाई मान लो तुम्हारे पास इनिशियल वैल्यू 4 है, इसको 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, ज्यादा हो गया, 4 से 0.8 पे आ गए, कम हो गया, क्या बहुत लॉस हो गया ना, समझे हो? ये बात बता रहा है कि लॉस हो रहा है और वो भी ज्यादा हो रहा है। जैसे मान लो, ऐसे एग्जांपल से समझो, मान लो m1 तुम्हारे पास 10 है, बस ऐसे समझ लो, m2 तुम्हारे पास 20 है, ठीक है, दो मास है। चलो अब वैल्यू रखते हैं, सर kf अपॉन ki इज इक्वल टू m1 की वैल्यू 10 और नीचे कितना हो जाएगा 30। अब 30 से 10 डिवाइड होगा तो सर 1/3 आएगा। 1/3 का मतलब पॉइंट छोड़ दो अभी, तो 1/3 रहना, या ki को इधर भेज दें, तो kf इज इक्वल टू 1/3। और मान लो k इनिशियल 18 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 18 जूल है, क्या 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 18 कटा तो कितना आया, फाइनल कितना आया, तो 18 से किस पे अटक गए, लॉस ही न है, कितना गुना, 3 टाइम्स डिक्रीज हुआ ना। अरे 6 3 टाइम्स डिक्रीज हुआ, दिख रहा है कितना ज्यादा लॉस हो रहा है, इसीलिए इसमें मैक्सिमम लॉस है। ये काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बस m1/m1 प्लस m2 याद रखो, ये सबसे अच्छा चीज है। इससे अच्छा ये भी निकल गया क्योंकि इसमें तो इतने बड़े टर्म्स है, इसमें m1/m1 प्लस काइनेटिक एनर्जी का लॉस पूछे, केवल मास दिया वेलोसिटी से लेना देना नहीं है, इससे निकाल सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन चलो पढ़ते हैं।
वही नहीं टॉपिक बचा है। पढ़े हो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन याद है? याद है? इसके बाद आप कोई टॉपिक एक बार थोड़ा देख लो, तुम्हारे पास इसका वो मिला है, आप लोग को मॉड्यूल मिला है, कोई ऐसा टॉपिक इसमें बीच में छूटा है क्या? मुझे तो नहीं लगता कोई टॉपिक छूटा है, बस एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ही लगा है जो छूटा है। हेडिंग डालिएगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। किसी को याद है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? कोई बताया? सिंपल एक लाइन में, कोई जरूरी नहीं है पूरा जो आपको डेफिनेशन पता है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्या बताता है ये जो तुम बताएंगे? रेस्टिट्यूशन इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कोलिजन। कोई भी कोफिशिएंट क्या बता सकता है? कोई भी, जैसे मान लो, बस तुमको मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, कोफिशिएंट कहाँ कहाँ पड़ा है। मान लो किसी वायर को गर्म करते हैं तो वायर का लेंथ बड़ा होता है ना, होता है ना। वायर को थर्मल एक्सपेंशन आपने टॉपिक पढ़ा हो, कोई चीज गर्म होती है फैलती, छोटी नहीं होती है। छोटा होना मतलब वो एबनॉर्मेलिटी में जाता है, उसका केस अलग होता है, ठीक है। बट मोस्टली टाइम में थर्मल एक्सपेंशन हमने टॉपिक पढ़ा है, थर्मल कंप्रेशन नहीं होता है। तो सब क्यों किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड करता है, वो अलग बात है। बट एक बात बताओ, मैं किसी टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेल्सियस से किसी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस कर रहा हूँ, ठीक है, 50 बढ़ा रहा हूँ, 20 से 50 बढ़ा रहा हूँ, और मेरे पास दो मटेरियल है, एक है कॉपर का, एक है एल्युमिनियम का। मैंने दोनों को 20 से 50 डिग्री बढ़ाया, दोनों का लेंथ जब मेजर किया तो एक कम बढ़ा है, एक ज्यादा बढ़ा है। समझ रहे हो? टेम्परेचर तो दोनों में 30 का इंक्रीमेंट हुआ है ना, मगर एक कम बढ़ा और एक क्या हो गया, ज्यादा। रीजन क्या था पता है? अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, याद होगा आपको? याद है? अब बताना, बस हम आपको समझाना चाहते हैं, कोफिशिएंट का मतलब समझो। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, थर्मल एक्सपेंशन वर्ड था, उसके आगे बस कोफिशिएंट लगा दिया, और यहाँ पे क्या लगा है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। समझ रहे हो? वैसे थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट बन गया उसका। सर अल्फा क्या होता है? सर अल्फा होता है कोफिशिएंट। अब इसका मतलब क्या है? देखो, इस कॉपर वायर का अल्फा अलग होगा, एल्युमिनियम का अल्फा अलग होगा। यही डिसाइड करेगा कि कौन कितना फैलेगा, कौन कितना लंबा होगा, एक्सपेंशन किसमें कितना होगा, यही अल्फा डिसाइड करेगा। अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगी, थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होगा। अल्फा की वैल्यू कम होगी, थर्मल एक्सपेंशन कम होगा। बस यही। तो सर अल्फा का मतलब यहीं से समझ में आ गया, ये कोफिशिएंट नेचर पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल के नेचर पे। कि आपने किसी भी वायर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में उसके 1 मीटर के लेंथ में कितना चेंज देखा, वही उसका क्या कहलाएगा? अल्फा। एक वायर का 1 मीटर का टुकड़ा लेंगे, उसमें कितने डिग्री टेम्परेचर का चेंज करेंगे? 1 डिग्री सेल्सियस का। अब उसमें जितना इंक्रीमेंट होगा वही उसका क्या बन जाएगा? अल्फा बन जाएगा। वो 10 मीटर का वायर है तो अल्फा तो वही रहेगा, उसी से मल्टीप्लाई करते चलेंगे उसमें। समझिए, तो हर वायर का नेचर अलग होता है, इसलिए अल्फा अलग होता है। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इट इज द मेजर ऑफ द डिग्री है, मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कोलिजन। मतलब कोलिजन भी तो अलग अलग है ना। कोलिजन भी तो भी आपने पढ़ा, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, सुपर इलास्टिक, 4 पढ़े हैं ना। तो इस 4 कोलिजन में मान लो मुझे बताना हो कि ये कोलिजन कैसा है, ये कोलिजन, तो मैं क्या इसमें बताऊंगा? सर एक में बॉडी चिपक जाती है तो ऐसे हो जाता है, ठीक है, ये सही है, आपने ये पूरा डिटेल नॉलेज के लिए पढ़ा। बट मैं तुमसे शॉर्ट में पूछना चाहूँ तो तुम क्या
ये देख रहे हो कि एक बॉडी दूसरे बॉडी से लड़ गई तो चिपक गई, एक बॉडी लड़ी तो दोनों चली गई अलग अलग वेलोसिटी से, एक में सेम वेलोसिटी हो गया, एक में सर वेलोसिटी कम हो गया है, एक में वेलोसिटी बढ़ गया है, यही सब तो पढ़े। मतलब पूरा खेल क्या वेलोसिटी का ही है क्या? क्या फिगर जो बना रहे हो उसमें क्या u1 u2 v1 v2 क्या यही खेल रहे हो ना? यही तो खेल रहे हो, मास तो सेम ही रह रहा है। एक बार चिपक जा रहा है तो वेलोसिटी सेम हो जा रही है, एक बार सर लड़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ जा रही है, एक बार लड़ रहा है तो वेलोसिटी कम हो जा रही है। पूरा खेल वेलोसिटी का है। और वेलोसिटी में दो वेलोसिटी, एक होता है अप्रोच की वेलोसिटी और एक होता है सेपरेशन की वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी? दो, एक अप्रोच और एक सेपरेशन है। इन्हीं दो वेलोसिटी के रिलेटिव्स वेलोसिटी अगर हम कंसीडर करें, क्योंकि मासेस दो है ना, दो मासेस हैं तो एक वेलोसिटी तो है नहीं, दोनों के पास वेलोसिटी है। हो सकता है बाय द वे एक जीरो हो, बट वेलोसिटी तो दोनों के पास है अभी फिलहाल में। तो अगर दोनों के पास है तो क्या हम इनको रिलेटिव मानेंगे? एक का दूसरे के अगेंस्ट चलेगा, या एक चलेगा तो दूसरा उसके अगेंस्ट चलेगा, मतलब ये रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ किसका है? ये अप्रोच, और ये रिलेटिव वेलोसिटी किसका बच जाएगा? सेपरेशन। इन्हीं के रेशियो को अगर हम मेजर कर लेते हैं, इनका रेशियो क्या आता है, तो हमारा कोलिजन का नेचर डिफाइन हो जाएगा। विच टाइप्स ऑफ कोलिजन, समझ गए? और इसी रेशियो को हम किस नाम से अब जानने लगेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, आपने सही बोला। ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी के सर रेशियो हैं, बट रिलेटिव वेलोसिटी के रेशियो क्या देंगे? तो नेचर ऑफ कोलिजन, मेजर द डिग्री ऑफ कोलिजन, कि मतलब वो किस डिग्री में जाएगा। डिग्री का मतलब यहाँ पे वो नहीं 0 डिग्री 20 30, ये नहीं। डिग्री का मतलब यहाँ पे कि इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है कि सुपर इलास्टिक, उसकी कैटेगरी को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला इट इज द मेजर द डिग्री ऑफ कोलिजन। तो कैसे इसको, ये तो ठीक है सर, इसमें और क्या इसका लिखेंगे? इट इज रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द relative velocity of approach। अब ये सब आप बताएंगे आगे की कहानी। पहले तो लिख दो, इसको ई से डिनोट किया जाता है, ये कोफिशिएंट है भाई, ई से डिनोट किया जाता है। और रेशियो है किसका? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो सेपरेशन में तो वेलोसिटी ये होगी ना, जो v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1 लिखते हो, इट इज द रेशियो। एक वर्ड और जोड़ेगा, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक, तो मैग्नीट्यूड केवल, अब v2 में से v1 माइनस करो, v1 में से v2 माइनस करो, प्लस माइनस उससे लेना देना है क्या उसको? नहीं, बस उसको मैग्नीट्यूड से मतलब है, अपॉन u1 माइनस क्यों भाई? सेपरेशन में वेलोसिटी ये होती है और अप्रोच में u1 इन्हीं का रेशियो निकाल लो, v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस, क्लियर है? इन दोनों के रेशियो निकल गए। अब ये हमारा बन गया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। चलो अब हम बनाते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोलिजन। ठीक, और यहाँ पे उसका लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। दो टेबल में ऐसे कॉलम बना लो, और यहाँ पे उनके एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल, वो कोलिजन क्या है? टाइप्स ऑफ कोलिजन में पहला कौन सा पढ़ा है? इलास्टिक। सर इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, होता है। सर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कब होगा? जब बाद की वेलोसिटी पहले की वेलोसिटी के क्या इक्वल होगी। तो ये दोनों, अरे इसमें तो प्रूव भी किया था, याद होगा, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू u1 माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ आफ्टर कोलिजन, हुआ था ना प्रूव। तो जाहिर सी बात है अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो क्या कट जाएगा? तो e की वैल्यू कितनी आएगी? अगर e की वैल्यू 1 आ रही है तो इसका मतलब कोलिजन कैसा है? डिफाइन हो गया। यही बस बताता है। अगर e की वैल्यू, इसको सॉल्व करने पे आंसर कितना आ रहा है? 1,
तो इसका मतलब कोलिजन कैसा हो गया, इलास्टिक। और ये कब होता है, क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब कोलाइड होते हैं तब ना होता है ना। और भी इसमें तुम दुनिया भर की तमाम चीजें बना सकते हो। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कंजर्व, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व, वैसे दुनिया भर के कॉलम बना सकते हो। मैंने बस आपको यही समझाना था, ठीक है। दूसरा क्या पढ़े थे, इलास्टिक और इनइलास्टिक। बताओ भाई, इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ था, मैक्सिमम नहीं था मगर लॉस हुआ था। तो लॉस होगा तो इसका मतलब पहले वेलोसिटी ज्यादा होगी, बस ऐसे समझो। पहले वेलोसिटी ये पहले वाली है, पहले ज्यादा होगी और बाद में, तो ये ऐसे देखो, पहले ज्यादा थी और बाद में 1/5 का मतलब कितना है, 0.2 होगा, 0.2 होगा। सर 0.2 का मतलब ये 0 से बड़ा होगा और 1 से, मतलब E की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी हो तो कैसा कोलिजन होगा, इनइलास्टिक। समझ गए, डिफरेंट एटॉमिक पार्टिकल्स। जब कोलाइड करेंगे तब होगा। तीसरा बताओ, बाकी आगे लिख लेना भाई क्या कंजर्व है क्या नहीं है। तीसरा बताओ क्या, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। ध्यान से सुनिए, परफेक्टली इलास्टिक में क्या हुआ, मैक्सिमम लॉस हो गया। मैक्सिमम लॉस का मतलब क्या है, बस तुम सोच के, मैक्सिमम लॉस का मतलब सर पूरी वेलोसिटी ही 0 खत्म हो गई। मैक्सिमम तो यही हो सकता है ना, मैक्सिमम कहां तक लॉस कर सकते हो भाई, निगेटिव ही जा सकते हो, बट एक परफेक्ट वैल्यू तो 0 है ना। तो ये लास्ट जो कोलिजन के बाद जब लड़ा होगा तो हो सकता है मैक्सिमम क्या होगा, रुक गया होगा, यही तो हो सकता है, तो रुक गया होगा, यही मैक्सिमम। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसी में लॉस होती है। और ये अगर पूरा खत्म हो गया तो क्या 0 हो जाएगा ना। V1 - V2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, केवल मैग्नीट्यूड में पूछ रहा हूँ, 0 ना भाई, -1 तो हो नहीं सकती है ना भाई मेरे, क्योंकि मॉड लगा के रखा हूँ। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। तो 0 अपॉन समथिंग तो 0 ही होगा ना। तो E की वैल्यू क्या होगी, समझ रहे थे। और ये कब होता है, वन बॉडी स्टिक टू अनदर। अब इसका दुनिया भर का एग्जांपल है, कुछ भी लिख सकते हो, स्टिक अनदर, एक बॉडी दूसरे पे अगर चिपक जाए तो। और भी बचा कुछ, सुपर इलास्टिक। बताओ भाई, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप पूछ सकते हो कहीं पे भी। सुपर इलास्टिक बोलिए क्या होगा आपके हिसाब से, सोचो। E बढ़ेगा घटे 0 होगा, ठीक है। और भी किसी का ऑप्शन ओपिनियन है। सुपर इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी लड़ने के बाद से बढ़ती है या घटती है, बढ़ती है, क्योंकि ये था एग्जांपल बम ब्लास्टिंग, क्रैकर्स का ब्लास्टिंग है, यही सब एग्जांपल है ना। तो तुम एक बार सोच के देखो, अगर बढ़ रहा है तो ये ज्यादा हो गया, अब इसको क्या होना, पहले क्या, पहले कितना कम हो सकते हो, रेस्ट पे भी रह सकते हो, बम रेस्ट पे भी रहते रहते ब्लास्ट कर सकता है, होता है ना। तो रेस्ट पे रहेगा तो यही तो इसका मिनिमम वैल्यूज है, 0, मतलब ये इसकी वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू हो सकती है कितनी, 0। तो नीचे 0 हो गया, ऊपर ज्यादा, तो क्या इनफाइनाइट हो जाएगा ना, समझ गए। E की वैल्यू अगर इनफाइनाइट मतलब कहाँ, 1 से कुछ भी, तो अब इनफाइनाइट ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे लिखोगे E इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि तुम E इज लेस देन 1 में क्या पढ़े हो, इनइलास्टिक, और E इज ग्रेटर देन 1 में क्या पढ़ रही है, सुपर इलास्टिक। क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता, इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो E अगर 1 से बड़ा हो गया तो कोलिजन कैसा हो जाएगा, सुपर इलास्टिक। क्या लिखेंगे, ब्लास्टिंग ऑफ
बस खत्म भाई, यही है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोई दिक्कत? याद रखिएगा बस यही, ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देके आपसे कहानी बना बना के पूछेगा। आपको कुछ दिमाग रटना तो बिल्कुल है नहीं, आपको वही 4 कॉलम पढ़ने हैं जो स्टार्टिंग के पूरे कोलिजन में लिखवाए हैं, बस वही 4। मैंने आपको इसमें कोई डेरिवेशन नहीं बोला है कि आप रट लीजिए, कोई फॉर्मूला आप रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं रटना, बस वही क्या कंजर्व है क्या नहीं कंजर्व, क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, उससे आप सब दुनिया भर की सारी चीजें निकाल सकते हैं, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो, वो कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं इन 4 कोलिजन। अब इन 4 में अलग अलग केस होते हैं। हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं? इलास्टिक है, इनइलास्टिक। इनइलास्टिक तो हमें पढ़ना नहीं है ज़्यादा, बस नॉलेज जुटाना था इसके और इसके बारे में, मगर परफेक्टली इलास्टिक हमें पढ़ना था। तो इसमें 2D का केस नहीं आता है हमारे सिलेबस में, वो भी पढ़ते हैं हम स्टैंडर्ड क्लासेस में आगे जाने पे, बट अभी फिलहाल में हमें बस इलास्टिक में 1D और 2D दोनों पढ़ना होता है, और परफेक्टली इलास्टिक में ओनली एक टाइप के 1 डायमेंशन हेड ऑन कोलिजन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो बस यही हमारा सिलेबस के अंदर था, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लास्ट टॉपिक होता है। तो क्वेश्चन की बारी है, कोलिजन में क्वेश्चन कर लिया जाए टॉपिक। चलिए लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन इसके बहुत ऐसे आएंगे जिसमें आपको बड़े बड़े फॉर्मूले दिखेंगे, सारे फॉर्मूले एक जगह रखने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, तभी लगा पाओगे। फॉर्मूला याद होना चाहिए। बोले A ball is dropped to the ground। क्वेश्चन लिखते हैं आप, एक बार कोशिश करिएगा, 1-2 मिनट का टाइम लीजिए, मदद करिए। Coefficient of restitution is 0.62। ये फुल स्टॉप के बाद से 2 बड़े में लिखा है। टू व्हाट हाइट विल द बॉल रिबाउंड। अच्छा, इस चैप्टर का PYQ कैसे किया जाए? मतलब फ्राइडे सैटरडे 2 दिन है आपके पास टाइम इस वीक में, और निकली है अभी 1 दिन में छुट्टी पे रखो, डिसाइड नहीं है कि थर्सडे या फ्राइडे में रहो। थर्सडे तो कल ही है, नहीं परसों फ्राइडे रहूँगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो वो कैसे किया जाए? आपके पास मॉडल है, थोड़ा में दिखाइए। हमें देखना है कितना PYQ है जे यूनिट्स मिला इस चैप्टर के। क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए आप, सॉल्व बताइए, नहीं तो मैं तो बताऊंगा।
देखो क्या है ना, एक एक करके कॉन्सेप्ट बना के दिया है टॉपिक का। एक बार थोड़ा सा मैं पूरा वो टॉपिक जैसे क्या होता है, मैंने आपको इतना कोलिजन पढ़ा दिया है, ठीक है। अब इस कोलिजन में पता है क्या है, जैसे आप अपना मॉड्यूल खोलोगे तो तुम सोचोगे सर ये तो आपने इतना टॉपिक नहीं पढ़ा है। एक्चुअल में मैं क्वेश्चन जब अभी कराऊंगा, मैं ये क्वेश्चन एक दिन तो पूरा भी मैं लूंगा क्वेश्चन कराने में। कोलिजन इतना छोटा सा टॉपिक है मानता हूँ, मगर इसकी वैरायटीज अलग है, क्योंकि इसमें 4 है। अब इस 4 पे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, पता है ये अगर आप अपना मॉडल खोल के देखोगे ना, तो इसमें तुम्हें रिबाउंडिंग ऑफ बॉल जैसे मान लो एक बार गया तो कुछ हाइट पे आएगा, दूसरी बार जाएगा तो कुछ अनदर हाइट पे आएगा, तीसरी बार गिरेगा तो क्या कुछ अनदर हाइट पे आएगा। तो क्या ऐसे ऐसे जाएगा, फिर क्या ग्राफ छोटा होता जाएगा। ये एक अलग केस है, ठीक है। अच्छा मान लो एक यहाँ पे मैं धागे से बांध के बॉब लटका देता हूँ और एक बॉब और वहीं से बांध के लटका देता हूँ, 2 बॉब लटके हैं और एक बॉब को ऐसे उठा के छोड़ देता हूँ, लड़ेगा यहाँ पे क्या ये भी कोलिजन होगा? तो ये अलग टाइप का कोलिजन, ये भी केसेस आपके मॉड्यूल्स में दिए, ठीक है। ऐसे करके तमाम केसेस हैं जो क्वेश्चन के उन्होंने क्या बनाया, केस बनाया, उसके लिए आपको पर्टिकुलर फॉर्मूला दे दिया, तो उसको डिराइव करके फॉर्मूला बनाना वो आपके लिए होशियारी नहीं है। आप क्वेश्चन जब करोगे तो कॉन्सेप्ट समझोगे, क्योंकि फॉर्मूला आपको मैं जितना लिखवाना चाहूँगा मैं लिखवा दूंगा, आप रट लोगे, कुछ दिन बाद भूल जाओगे, याद रहेगा नहीं। क्वेश्चन का अप्रोच समझ गए हो तो सब हो जाएगा, ठीक है। तो मॉड्यूल से आप पढ़ लीजिएगा, उस चीज़ को देख लीजिएगा, मैं आपको यही को अप्रोच सिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको इसमें PYQ में बताना था कितना PYQ है, यही इसलिए मैं बोला हूँ कि जो टॉपिक देख रहे हैं छुट्टा नहीं। अब इसमें देखो क्या है, कोलिजन ऑफ कूलेट एंड ब्लॉक, ठीक। उसके बाद से है एक टॉपिक है रिबाउंडिंग ऑफ बॉल, एक टॉपिक है जो कि इस पे एक क्वेश्चन आपको सामने लिखा है। ऐसे टॉपिक दिए गए, ठीक है, दो एक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। कितना आया? H2 निकालना है और इसकी वैल्यू बचती है H2 0.72 मीटर। 2013 में नीट में कभी पेपर होता है, 2013 लिखा है, 2013 नीट होता था, 2017-18 से ना हुआ है नहीं, 15 से 1 2 3 4 5 6 7 8 10 कुल मिला के 35-40 क्वेश्चन है, जेई और नीट दोनों मिला के, ठीक है। इसमें आधा से ज्यादा क्वेश्चन तो बस केवल क्वेश्चन पढ़ के हो जाता है। नीट वाले टॉपिक सेगमेंट में अगर देखो तो, और जेई मेंस में भी आधे क्वेश्चन तो तुम ऐसे पढ़ो। चलिए कोशिश किया जाएगा वो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कराएगा। आइए पहले इस पे, अ बॉल इज ड्रॉप टू द ग्राउंड फ्रॉम द हाइट, ठीक है। अब इसमें तुम क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि अगर बॉल किसी ग्राउंड से किसी हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है, तो हाइट से ड्रॉप करोगे तो ऊपर रखा है तो क्या उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगा ना, और जब छोड़ोगे तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। हाइट से ड्रॉप करोगे तो काइनेटिक एनर्जी रेस्ट से काइनेटिक में जाएगा, ठीक। कितने मीटर हाइट पे रखा गया था? 2 मीटर, ठीक है। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ही किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक। अच्छा अब सुनो फिर क्या बोला है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे दिया, मतलब वो बॉल लड़ेगा जहाँ पे कोलाइड करेगा, जमीन पे पत्थर पे जिस पे भी लड़ रहा है, उसका एक कोफिशिएंट है जिसका E की वैल्यू है 0.6, ठीक है। अब बोला है टू व्हाट हाइट विल द बॉल रिबाउंड। अब क्या होगा सर, जब बॉल लड़ेगा तो क्या ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी ना, कम होगी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी अब किसमें चेंज हो रही है? पोटेंशियल हो गया। अब यहाँ से तुम्हें क्या फायदा है, क्या तुम्हें मिलेगा?
कोई बता। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए। देखो पहले वाले केस में सर mgh1 इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ mv1 स्क्वायर हो जाएगा। अरे बॉल तो वही रहेगा, तो मास तो सेम रहने हैं। ये कब हो रहा था? जब ऊपर से नीचे आ रहा है। अब बॉल टकराया तो टकराने के बाद से बॉल अब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? यही काइनेटिक एनर्जी क्या अब अनदर हाइट में जाएगी? क्योंकि अब बॉल उतना ऊपर नहीं जाएगा। बॉल मैंने बताया जब ऊपर से गिरेगा तो ऐसे आया, लड़ा, तो लड़ने के बाद से क्या थोड़ी सी हाइट छोटी होगी, फिर अनदर जब आएगा तो अब तो उतना ही चलेगा, मगर फिर जब लड़ने का फिर ऊपर जाएगा तो क्या अब अनदर हाइट थोड़ी और छोटी होगी। क्या ये हाइट बार बार चेंज होगा? समझ रहे? तो देखो पहली बार जब गिरा ना तो यहाँ से गिरा यहाँ आया, अब लड़ा तो क्या उतनी ऊपर जा पाया नहीं, तो हाइट क्या चेंज हो गई। और सर वेलोसिटी भी चेंज हो गई क्योंकि इस सरफेस पे लड़ने के बाद से उसकी एनर्जी कुछ तो लॉस हुई है, तभी तो उतने हाइट को गेन नहीं कर पाया। तो अगर एनर्जी लॉस हो गई तो क्या उतने वेलोसिटी को अचीव कर पाएगा जिससे वो आया था? नहीं। अब वेलोसिटी से चेंज करेगा तो कितना हो जाएगा? हाफ m v2 स्क्वायर। ये दो इक्वेशन बन गए हैं। अब इस इक्वेशन में तुम देखो क्या क्या दिया है और हमें क्या पूछ रहा है। क्या इक्वेशन बस एक कोएफिशिएंट ऑफ रेसिप्यूशन के टर्म में इसको लेके आना है। ये तो तुम्हें पता है क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कोएफिशिएंट ऑफ रेसिप्यूशन। तो 0.6 दिया है तो किस हिसाब से ला पाओगे? ये दो इक्वेशन बना दी है। आ जाए बोलो भाई, आ जाएगा? नहीं आ रहा, अप्रोच नहीं लगा पा रहे। कोएफिशिएंट ऑफ रेसिप्यूशन पहले देख लो क्या है। U1 U2 से नहीं मतलब है, वो कॉन्सेप्ट समझो कि बॉल ऊपर से नीचे गिर रहा है तो कहीं रेस्ट पे रखा गया होगा। जब नीचे लड़ा होगा तो उसकी वो फाइनल वेलोसिटी होगी, फिर नीचे से जब ऊपर उठा होगा तो फिर उसी के पास इनिशियल वेलोसिटी होगी, फिर ऊपर पहुंचा होगा तो फाइनल होगी। तो वो तो अपने कॉन्सेप्ट से तुम निकालो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज तो बेसिक है। जैसे मान लो यहाँ से कोई चीज गिर रही है तो तुम्हारे पास U है, जब यहाँ टकराया तो V हो गया, अब फिर जब उठा तो यही V फिर क्या हो गया? U, और फिर जब ऊपर पहुंचा तो यही क्या हो गया? V, फिर गिरा तो यही V क्या हो गया? U, फिर नीचे पहुंचा तो यही क्या हो गया? V, और फिर ये उठा तो क्या हो गया? U। कहानी ऐसे चलती है। ये तो कॉन्सेप्ट है, ये तो तुम्हें ऐसे ही समझ जाना चाहिए, इसमें हमें नहीं समझ। बस हमने तुम्हें दो इक्वेशन दिए, बताओ जल्दी कितना होगा। मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं। सीमेंस के ही क्वेश्चन से तो दिख ही नहीं रहा क्वेश्चन। आया? अरे हाइट निकालना है, पहले निकाल लो। सुनो अभी तक अभी नहीं आया तो देखो, दो इक्वेशन बनाने के बाद से आपको इतना हिंट दे दिया। ये बताओ जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही थी तो ऊपर से नीचे आने का पहले भी कोलिजन के पहले की वेलोसिटी ये है v1 और कोलिजन के बाद की वेलोसिटी हो गया। कोलिजन के पहले की वेलोसिटी u1 और कोलिजन के बाद की वेलोसिटी, अरे हम तो यार एक ही बॉल लिए हैं तो रिलेटिव निकालेंगे नहीं, ये तो दो के लिए था ना सर। पूरा डेफिनेशन पढ़ो भाई। इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो भाई तुम्हारे पास तो एक ही बॉल है तो v2 और u2 से क्या मतलब है? फॉर्मूला क्या होगा? v1 अपॉन u1 होगा। और यहाँ पे मैं v1 और u1 चलो लिख देता हूँ, तो इसको u1 ले लो और इसको क्या लिख लो? v1 लिख लो। हो गया। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। mg से mg कट गया, हाफ से हाफ कट गया, m से m कट गया। सर h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर हो गया। यहाँ पे सर थोड़ा ध्यान से देखिए, u1 अपॉन v1 ये बना है ना,
क्या बना है u1 अपॉन v1, उल्टा करिए सर इसको, h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू v1 अपॉन, तो सर v1 अपॉन u1 क्या आया है e, तो क्या हम इसको e भी बोल सकते हैं, बट सर स्क्वायर है, अरे ये दोनों स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा ना, इसका मतलब ये भी क्या होगा e का स्क्वायर, तो h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू क्या आ गया भाई e स्क्वायर। क्या h1 पता है, हाँ सर कितने मीटर से गिरता है 2 मीटर, क्या इधर चला जाएगा तो h2 इज इक्वल टू हो जाएगा e स्क्वायर इनटू में h1, तो e स्क्वायर मतलब 0 पॉइंट कितना 6 पॉइंट, 0.36 और h1 कितना है 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.72 मीटर आएगा, यही होगा। डिफरेंशियल आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ही बॉल है, बार बार वही नीचे ऊपर जा रहा है, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या निकालोगे, वो तो अपने ही वेलोसिटी के अगेंस्ट आ रहा जा रहा है, एक बार ऊपर आया लड़ा, फिर दूसरी वेलोसिटी से ऊपर गया। इसमें जितना ये लिखा है ना क्वेश्चन, तुम्हारे पास मॉड्यूल है भाई, आपने लाया तो एक काम करो ना, लैपटॉप पे पीपीटी चला लेते हो, इसमें जितने क्वेश्चन है बस हमें ऐसे फोटो खींच के स्लाइड बना सकते हो, तो 30-40 क्वेश्चन है, 40 स्लाइड चाहिए, जैसे स्लाइड बन जाएगा तो या तो मैं ऑनलाइन पढ़ा दूंगा या तो उस बोर्ड पे किसी दिन बैठा तो एक दिन क्वेश्चन पढ़ पीपीटी रहेगा, क्वेश्चन लिखो बोलो, आपके पास है मैं यहाँ पे लिखा रहेगा, क्योंकि मैं जब तक लिखता नहीं हूँ तब तक मुझे भी नहीं समझ में आता है जी, जब बार बार है तो बुक देखो आप रजिस्टर हो गए, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बोर्ड पे और टाइम ज़्यादा लगता है, और अगर 40 क्वेश्चन एक दिन में करने हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको या तो बोल के लिखवाऊँ या तो मैं बोर्ड पे लिखूँ, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो या तो मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ, ऑनलाइन भी जैसे आप पीपीटी बना रहेगा तो मैं वीडियो बना के या तो यूट्यूब पे डाल दूंगा, आपको लिंक दे दूंगा, वो वीडियो नॉर्मल ऐसे या तो बोर्ड पे बन जाएगा या तो मैं वेब फॉर्म से उसी पे सॉल्व कर दूंगा भाई, इतना इतना ऐसे पीपीटी में तुम देखना भाई, सुनना इतना ब्लैंक ऐसे इतने पे क्वेश्चन बस स्क्रीनशॉट लेके डाल देना, कितनी जगह छोड़ देना, मैं उसी पे वेब फॉर्म से ही सॉल्व करके डाल दूंगा, छोटा छोटा में आपको जल्दी हो भी जाएगा, आधे एक घंटे में 40 क्वेश्चन कर दूंगा। चलिए तो आप बना के दे दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है भाई, इसीलिए मैं नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, अब मैं पीपीटी बनाऊंगा तो फिर कोई क्वेश्चन ये कर लो, a ball is dropped vertically from a height of 3.6 meter, it rebound from horizontal surface to a height 1.6 meter. Find the, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, find the coefficient of restitution. Coefficient of restitution of the material of ball. 1.6 हाँ 1.6 है, पढ़ रहा हूँ मैं एक बार अभी क्वेश्चन फिर से, क्वेश्चन एक बार सुनिएगा। A ball is dropped vertically from a height of 3.6 meter. It rebound from a horizontal surface. ये तो प्लेन सरफेस पे गिरा है। Horizontal surface to height of 1.6 meter. Find the coefficient of restitution of the material of the ball. या ball ही लिख लो, ball material of the ball को बड़ा करने के लिए लिखा है। हाँ सोच लो।
अब तो ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना, h2/h1 is equal to e square, तो डायरेक्ट डिवाइड हो e जाएगा। square, h2/h1 is equal to e square, कितना है 1/√2, पॉइंट में आ रहा है Point में अच्छा उसने 9.8 ले लिया होगा जी की वैल्यू, 1/√2 आ रहा है, हाँ कितना है 1/√2 है, तो एक बार को डिवाइड कर दीजिए, 2 आ रहा है तो √2 का 1.41 होता है, 1 divided by 1.41, डिवाइड करने पे तो यार थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा है। अच्छा उसने 9.8 अगर ले लिया होगा तो जी तो 0.6 आ रहा है, कैसे है 0.6, फॉर्मूला लगाया है, बताओ भाई कौन लाया 0.6? हाँ बोलो। वो e ही निकालना है तो h2/h1 equal to e Equal to e square square हो हो जाएगा। जाएगा। तो h1 को 1.6 कर दिया, सॉरी h2 को मतलब यही फॉर्मूला लगाइए हो ना, ठीक है, बस यही जानना था। तुम्हारा 1/√2 आया, 1/√2 की वैल्यू एक्चुअल में 0.70 आ रही है और उसका आंसर आ रहा है 0.6, 0.7 को 0.6 तो बोल नहीं सकते, 0.6 एग्जैक्ट आंसर है, बट क्योंकि ये ध्यान देना इससे आ रहा है ना 0.6, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। e square is equal to h2, h2 की वैल्यू कौन सी है? Ball dropped from the height 3.6 meter, it rebound from horizontal surface to the height 1.6 होगा ना, और 3.6 ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट होगा, चलो स्क्वायर बाद में हटाते हैं, 16/36, 36 से 16 डिवाइड करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं 4/9 4/9, तो 16/36 सही कह रहे हो, 4/9, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 2 से कट जाएगा तो 2/3 और 3 से 2 तो काट ही लोगे, चलेगा ना? Yes, I see. 0.66, अच्छा बहुत छोटा सा, देखो एक लाइन में हो गया, ये फॉर्मूला याद है तो नहीं याद है तो पूरा दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अच्छा कोई और फॉर्मूला बना सकते हो, जैसे हम और फॉर्मूला अगर बनाए तो ऐसे सुनो, बस देखो यही मैं बोल रहा हूँ, बाउंडिंग और बाउंसिंग, जो बॉल की रिबाउंडिंग है उसको समझो पहले। एक बॉल ऊपर से नीचे गिरा, बस ध्यान से समझना भाई मेरे, यहाँ पे पड़ा, पहले उसने कितना हाइट चला, बोलो h1, ठीक है। अब देखो बॉल यहाँ पे लड़ने का, तब यही नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा सा इधर इधर, यहाँ से पढ़ने के बाद से क्या बॉल अब ऊपर जाएगा, क्या उतनी हाइट जाएगा? नहीं सर, h2 हाइट जाएगा, डायरेक्शन ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब समझो, जब बॉल यहाँ से गिरा होगा तो इनिशियल वेलोसिटी और लड़ने से पहले उसके पास फाइनल वेलोसिटी रही होगी, चलो मान लेते हैं v1 रही होगी, ठीक। देखो अब ये कोलिजन, जस्ट कोलिजन अभी नहीं हुआ था, कोलिजन के जस्ट पहले की वेलोसिटी है। अब ये बॉल लड़ गया, कोलिजन हो गया, अब कोलिजन के बाद से अब निकलेगा ऊपर, तो निकलेगा तो क्या ये कोलिजन के बाद की वेलोसिटी होगी, क्या नाम होगा? u1 नहीं u2, क्योंकि u1 तो सर ये। अब यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो क्या फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 ना, तभी तो बॉल नीचे गिरेगा। फिर क्या नीचे गिरना स्टार्ट होगा,
तो नीचे तो इतने ही हाइट से सर गिरेगा, मगर जब ये नीचे गिर रहा होगा तो फिर कोलाइड करेगा, और अब कोलाइड सर करेगा तो क्या फिर उतनी हाइट पे जाएगा? नहीं, अब कोलाइड कोलिजन के बाद से क्या फिर एक अनदर हाइट पे आएगा। देखो H1 H2 तो ये भी क्या है, मगर अब क्या नया हाइट आ गया, फिर अगला H3 चलेगा, और फिर अब नया क्या आएगा H4, और हर बार क्या चेंज हो रहा है देखो, U1 0 था, V1 कुछ आया होगा, लड़ने से पहले क्या उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रही होगी, और जब वो लड़ा होगा तो क्या वेलोसिटी अब उसकी चेंज हुई होगी, कुछ वेलोसिटी तो कम हो गई होगी, मगर यही V1 U2 को दे दिया जाता है। अब ये जब यहाँ से उठा होगा ऊपर तो मैक्सिमम वेलोसिटी थोड़ी, अब धीरे धीरे वेलोसिटी उसकी कम हो रही होगी, कम 0 हुई होगी, अब यहाँ 0 हो गई, मगर फिर अब गिरना स्टार्ट करेगा, तो गिरना स्टार्ट करेगा तो अब इनिशियल 0 होगी और फाइनल चेंज हो जाएगी, फिर जब उठेगा तो इनिशियल कुछ हो जाएगा, फिर फाइनल 0 हो जाएगा। ये कहानी बार बार ऐसे चलती रहेगी, समझ गए ना? बस यही कॉन्सेप्ट है हाइट और इसका। अब बस इसमें से तुम्हें देखो, हम इसी क्वेश्चन को उस मेथड से सॉल्व करें, अगर ये mgh पोटेंशियल काइनेटिक के टर्म में नहीं, मैं इससे सॉल्व करना चाहता हूँ, मोशन का इक्वेशन लगा दो, सिंपल सी बात है। पहले यहाँ से यहाँ का मोशन का इक्वेशन लगाओ, बताओ कितना होगा। ये देखो यहाँ से यहाँ तक बिफोर कोलिजन होगा, और ये कोलिजन के बाद का होगा, तो दोनों में लगा दो। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh लगा सकता हूँ क्या? अरे इसमें वेलोसिटी बिफोर कोलिजन v क्या है, v क्या है बिफोर कोलिजन, तो v1 यही तो निकालना है सर। u कितना है 0, तो क्या 0 हो गया, तो v इज इक्वल टू सर कितना हो गया, और ये कौन सी हाइट है, अब लड़ गया, कोलिजन हो गया, और जैसे कोलिजन हुआ तो फिर यही इक्वेशन लगाओ, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। और जब सब लड़ गया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई, मगर इनिशियल वेलोसिटी तो है ना, तो क्या ये इधर आ जाएगा, तो u स्क्वायर माइनस में कर लीजिए, और ये कितना हो जाएगा 2gh। तो सर u स्क्वायर कितना होगा 2gh। चलिए मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, अरे यहाँ पे देखो ध्यान से भाई मेरे, ये आएगा माइनस, तो मैं केवल इसके मैग्नीट्यूड की बात करता तो केवल माइनस, डायरेक्शन ही तो बदला है, क्या बदला है, यही v1 ही तो u1 हो गया, u2 हो गया है, मगर सर हाइट कितनी हो गई है h2, हाइट तो चेंज हुई है। ये कॉन्सेप्ट समझे हो? बस ऐसे देखो ना भाई, ये बॉल जब नीचे जमीन पे गिरेगा तो लड़ने के बाद, अभी जस्ट सोचो, लड़ने के जस्ट पहले, जमीन पे टकराने से जस्ट पहले उसकी जो वेलोसिटी रही होगी वो v1 है, और जब लड़ गया तो वही v1 क्या बन जाएगा u2। तो बस डायरेक्शन ही तो चेंज हुआ है, यहाँ पे यही v1 कितना आया था तुम्हारा 2gh1, और यहाँ पे वही u2 जब बनेगा तो क्या डायरेक्शन चेंज होगा, तो साइन क्या आ जाएगा माइनस, मगर सर साथ में क्या बदल रहा है, हाइट भी, h2 भी तो आएगा, तो डायरेक्शन के लिए है तब तो हटा ही सकते हो इसको। तो सर अब इन दोनों का रेशियो ले लो आप, ये बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर, यही ना होता है। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आप पढ़े हो, क्या होता है आफ्टर अपॉन बिफोर, तो इसका मतलब h2 अपॉन होगा ना। अरे ये देखो इसमें h2 है और इसमें कौन सा है h1, तो 1 और 2, तो 2 को डिवाइड कर दीजिए, किससे डिवाइड कर दीजिए 1 से, तो कितना आएगा, इधर का डिवाइड करो, u2 स्क्वायर अपॉन, ये देखो ध्यान से, इसमें u2 अब उससे मत कंपेयर करने लगना, मैं इसीलिए बार बार बोलो, लिखने में ये चीज ऐसे समझाने में मैंने u1 u2 लिखा है। ये है बिफोर कोलिजन, लड़ने के बिफोर है, लड़ने के पहले है, लड़ने के पहले है बिफोर, ये है आफ्टर, समझ गए। तो आफ्टर है तो क्या यही ई बन जा है क्या, अरे v2 माइनस v1 अपॉन v1 माइनस u2, ये u2 माइनस ये लिखते हो ना, तो बाद का और पहले का, तो क्या ये स्क्वायर हो जाएगा, और सर h2 अपॉन क्या हो जाएगा, क्या यही रिलेशन यहाँ भी आया, समझे हो? तो उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, यही तुम्हारे मॉड्यूल में पूरा हौच पौच करके ये सब दिया है। अब इसको समझने के लिए बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है।
बस मैं इसलिए आपको बताया क्योंकि आप पढ़ोगे मॉड्यूल तो आपको लगेगा सर ये क्या स्पेशल केस है। कुछ नहीं भाई, इसको मैंने देखो बिना कोलिजन के ही सॉल्व कर दिया। यहाँ ना आया हूँ तो इसको समझाओ कि कोलिजन में आता है। इससे पहले तो मेरा सारा टॉपिक इसमें है, मोशन इन 1D है, ऊपर से नीचे गिरा, नीचे से ऊपर, एक ही तो डायरेक्शन में जा रहा है, मोशन इन 1D है। तो यहाँ तक तो मोशन इन 1D है। और जब डिवाइड किया तब ना पता चला कि सर ये बिफोर और आफ्टर को ई कहते हैं, तो ये कोलिजन आ गया है। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे। थोड़ा इस पे देखना 2 दिन में हो जाए, क्योंकि मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा।